नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल से। तो सर, आप ये बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या थी, आपने क्या पढ़ाई की? नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल। अमूमन मैं रीवा का ही रहने वाला हूँ। हमारी एमबीबीएस की पढ़ाई श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में हुई। इसके पश्चात फिर मैं दिल्ली चला गया। वहाँ से तैयारी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी या पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सर्जरी विभाग में इंदौर से करी। वहाँ से सर्जरी ख़त्म करने के बाद फिर मैं एम्स भोपाल गया। एम्स भोपाल में मैंने सीनियर डॉक्टर के पद पे काम किया। फिर एम्स रायपुर गया, फिर बीएमएचआर से गया। उसके बाद फिर मैं रीवा। तो सर, जैसे आपने ये सब पढ़ाई की तो आप सरकारी जॉब में भी जा सकते थे, तो आपने ये अपना नेशनल हॉस्पिटल ही क्यों खोला? प्रारंभिक तौर पे मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था। फिर मुझे लगा कि इसमें वो अपॉर्चुनिटी या मरीजों की वो सेवा शायद मैं नहीं कर पाऊँ। तो इस विचार को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने खुद का एक हॉस्पिटल सेटअप ऐसा निर्मित किया जिसमें मैं सारे निर्णय स्वतंत्र तरीके से ले सकूं और मरीजों के हित में होने वाले सारे कार्यों को कर सकूं। क्योंकि इस अस्पताल की स्थापना 2022 मतलब लगभग आज से 1.5 साल पहले करी गई है। उसमें भी मैंने ये बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे गरीब मरीज हैं उनकी जो है निःशुल्क में सेवा हो सके। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अस्पताल में आयुष्मान सेवा को या आयुष्मान भारत की जो योजना है उसको अपने अस्पताल से इम्पैनल्ड करवाई। और आज लगभग 1000 से ज्यादा ऑपरेशन आयुष्मान भारत में निःशुल्क तरीके से मरीजों को हम दे चुके हैं। तो सर, आपने ये जो निर्णय लिया था सरकारी जॉब में ना अगर खुद का क्लिनिक या नर्सिंग होम खोलने का, तो क्या लगता है आपको? आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या आपका निर्णय सही था? अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब वो दो रास्ते हो चुके हैं। अब हमारा गवर्नमेंट कॉलेज और मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने का अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है। और जहां तक मैंने पिछले 1 सालों में लोगों की सेवा करी है उस हिसाब से लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हम इस काम को बखूबी अंजाम दे पा रहे हैं। सर, आपके हॉस्पिटल में कई मेडिसिन सर्जरी कई हैं, लेकिन आप विशेष रूप से कैंसर पर ये है, तो क्यों? कैंसर की तरफ जाने का एकमात्र कारण ये है कि जब मैं अपनी सर्जरी की डिग्री खत्म करके भोपाल एम्स में गया तो उसमें वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे कैंसर विभाग में एक्सपोजर ज़्यादा था। और हमने देखा कि रीवा, सतना और इस डिवीजन के मरीज ज़्यादा वहाँ आ रहे हैं। फिर जब मैं रीवा आया तो यहाँ देखा कि कैंसर को लेकर के एक वहाँ की स्थिति मरीजों में बनी हुई है और कहीं भी उनको उचित रूप से एक जगह पे इलाज नहीं मिल पा रहा है। फिर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे सीनियर डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर हैं, उनसे चर्चा करी और हमने फिर एक कैंसर यूनिट की स्थापना की। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विंध्य क्षेत्र का ये एक लौता संस्थान है जहां पे हमने कैंसर के 70 से ज्यादा ऑपरेशन किए हैं। और उन ऑपरेशन में से जबड़े का ऑपरेशन, स्तन का ऑपरेशन, थायराइड का, बच्चेदानी का, अमूमन सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन हम अपने इस संस्था में कर चुके हैं। तो सर, यहाँ विंध्य क्षेत्र से आपके यहाँ कैंसर के मरीज आते हैं, तो सबसे ज्यादा किस रोग से पीड़ित हैं, कहाँ? इसमें दो कैटेगरी है। मुंह के कैंसर की बात करें तो पुरुषों में अपन बात करें तो मुंह का कैंसर ज्यादा है। कारण ये है कि वो गुटखा, तंबाकू आदि चीजों का सेवन करते हैं। और महिलाओं में बात करें तो बच्चेदानी का कैंसर यहाँ पे सबसे ज्यादा में या बहुतायत में पाया जाता है। सर, ऐसा कहा जाता है या लोगों के दिलो दिमाग में ऐसा रहता है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, अगर हो गया तो ठीक नहीं हो सकता, क्या मानती हैं? ये एक भ्रम की स्थिति है जो पूर्व काल में निर्धारित करी गई है। पहले क्या होता था कि बीमारी जो है एडवांस स्टेज में पहुंच जाती थी तब इसका इलाज कर पाना उतना संभव नहीं हो पाता था, या इलाज होता भी था तो एंड स्टेज में रहती थी, मरीज की असामयिक मृत्यु हो जाती थी। पर अभी चीजें बदल गई हैं, पद्धतियां बदल गई हैं, तकनीक बदल गए हैं, डॉक्टरों की ट्रेनिंग अब एडवांस तरीके से हो चुकी है। अब यदि मरीज शुरुआती अवस्था में आते हैं तो अपन उस पर क्या कर सकते हैं कि शुरुआत में ही बीमारी को पहचान करके उनका ऑपरेशन कर दिया जाए। उसके बाद उनको कीमो या रेडिएशन की आवश्यकता है वो दे दिया जाए तो मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। और ऐसा रेशियो मैं बताऊं अपने यहाँ तो लगभग 40% मरीज ऐसे हैं जो लगभग पूर्ण इलाज की तरफ हैं। सर, अगर ऐसा कहा जाता है अगर पहले स्टेज में पता चल जाए तो ठीक हो जाता है, अगर लास्ट स्टेज में पता चले तो ठीक होने के चांसेस कितने रहते हैं?
बिल्कुल सही सवाल है। ठीक होने का चांसेस मरीज के इलाज कराने या परिवार की कितनी हिम्मत बची है इस पे निर्भर करता है, क्योंकि लास्ट में आते आते पूरा परिवार एग्जॉस्ट हो चुका होता है, उसके फंड की क्राइसिस हो चुकी होती है। फिर भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जवाहरलाल कैंसर अस्पताल, जो भोपाल का या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है, उससे भी हमारा अनुबंध हो गया है। और जब ये बीमारी लास्ट स्टेज में होती है तो उसको बोलते हैं पैलिएटिव केयर या कीमोथेरेपी। कुछ हार्मोन कीमोथेरेपी होती है, ऐसी एडवांस चीजें आ गई हैं जो गोली के फॉर्म में मरीज को दे सकते हैं, जिससे मरीज का जीवन लंबा चलाया जा सकता है। सर अपने यहाँ मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत क्या है? मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत, कैंसर में तो बात करें, यदि ऑपरेशन की सफलता की बात करें तो अभी तक 100% ऑपरेशन सफल हुए हैं। किसी की भी ऑपरेशन या उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से कोई भी असामयिक मृत्यु नहीं हुई है। सर ये जो विंध्य क्षेत्र से ये जो मरीज आते हैं और अस्पताल आते हैं तो उनको किस प्रकार की यहाँ सुविधा मिलती है? विंध्य क्षेत्र के मरीजों के लिए हम बात करें तो नेशनल अस्पताल सभी तरीके के ऑपरेशन, मेडिसिन, शिशु रोग, स्त्री रोग, आर्थोपेडिक में बताना चाहूंगा कूल्हे का ट्रांसप्लांट, घुटने का ट्रांसप्लांट आयुष्मान भारत योजना में पूरी तरीके से निःशुल्क किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे मेडिक्लेम की व्यवस्थाएं हैं, उसमें भी हम कारपोरेट टाई अप हैं, उसमें मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कैंसर में कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी भी हम यहाँ पे हमने स्टार्ट करी है, वो भी आंको मेडिसिन के डॉक्टर के द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल से, जो अपने आप में एक ऑथेंटिक प्रोटोकॉल होता है, उसकी सहायता से हम कीमोथेरेपी की सुविधा भी यहाँ पे चालू कर दी है। सर जब तक अपने यहाँ रीवा में कैंसर हॉस्पिटल नहीं था तब मरीजों को किस प्रकार की परेशानी होती? जब तक ये यूनिट थी नहीं तो सामान्यतः मरीजों को या कि कीमोथेरेपी लगा दी जाती थी, या ऐसा होता था कि इस मरीज को ऑपरेशन की जरूरत है, बाहर के लिए रेफर किया जाता था, मरीज जा नहीं पाता था बाहर, मरीज ऑपरेशन करा नहीं पाता था, तो असामयिक मरीज की 3 महीने 6 महीने में मौत हो जाती थी। सर क्या कैंसर का कारण केवल गुटखा या तंबाकू होता है या अन्य कारण भी होते हैं? अन्य बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि आपने कहा कि मुख्य कैंसर के लिए तंबाकू, गुटखा जिम्मेदार है। फेफड़े के कैंसर के लिए स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट पीना होता है। और कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, बच्चेदानी के कैंसर के लिए अलग तरीके के वायरस होते हैं, उसके अलग फैक्टर होते हैं। ऐसे शरीर के हर अंग के लिए एक अलग अलग कारण होते हैं। तो सर मतलब अगर यहाँ जैसे आपने बताया कि 100% है, तो इसके लिए क्या विशेषज्ञ बाहर के हैं कि यहीं के हैं? जी, इसमें हमारी पूरी टीम काम करती है। जो हमारे इसमें सीनियर लीडिंग हेड है, अंगो सर्जन है, वो है डॉक्टर योगेश्वर प्रसाद शुक्ला सर। उनके ही मार्गदर्शन में सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। बाकी छाती का कैंसर, थायराइड का कैंसर, ये सामान्य तरीके से जनरल सर्जरी के एक हिस्से होते हैं, उसको मैं पूरी तरीके से करता हूँ। और कुछ भी एडवांस कैंसर रहते हैं तो उसके लिए अन्य टीमों को भी बुलाया जाता है। ठीक सर, धन्यवाद। नमस्कार।